जहां तक पहुंचा उसमें कई लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को लड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर इनमें से कोई है नहीं वैसे तो यही सिस्टम चलेगा। और ये जो सिस्टम इस वक्त है वो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, जो एलिट्स है, जो सुपर एलिट्स है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। पर हमें ये पता है कि जो उनके नीचे हैं वो दबे हुए हैं और उनकी आवाज अब सुनाई दे रहे हैं। कई चीजें जो इस वक्त हमने रिलीज किया, जैसे आरटीआई की वजह से जो रिलीज किया, नरेगा की वजह से जो रिलीज किया, हम इस वक्त जो प्राइस राइज देखते हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि नरेगा में जो पैसे स्पेंड किया है वो गरीब खाना शुरू किया तो प्राइस सारे ऊपर चले गए। एक ये भी कारण है, बाकी कारणों में से भी। तो जो पावर्स इस वक्त रिलीज किया गया है, यूथ का हो या पॉवर्टी का हो या बैकवर्ड कास्ट का हो, वो पावर अब वापस बक्से में बंद नहीं हो सकता। बक्से में बंद है जी। अश्विन, मैं यहाँ एक बात अपने सब देश के युवाओं को कहना चाहूंगी। आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं, आप सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव मैं हर एक से अपील करूंगी, बार बार अपील करूंगी, अपने अंदर झांक कर देखिए। वो बदलाव आपसे खुद से शुरू होगा। वो बदलाव आपको अपने आप में पहले लाना होगा कि हाँ, मैं भ्रष्टाचार का साथ नहीं दूंगा, मैं ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ता रहूंगा और मैं जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा भी रहूंगा। जिस दिन ये शुरुआत आपने खुद से कर दी, मैं कहती हूँ समय नहीं लगेगा, ये पूरा सिस्टम बदल हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ घर बैठकर सिस्टम बदल जाए, ये नहीं बदलेगा। ये नहीं बदलेगा, जाहिर तौर पर पहल करनी पड़ेगी। मैं सवाल लेता हूं जी। हम तो चाहते हैं अपने आप को बदलना, लेकिन क्या आप इसके लिए हमें अवसर प्रदान करेंगे? हम आज से अभी से यहाँ पे चाहते हैं हम अपने आप को बदल लें। आप अभी से हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए इतने युवा बैठे हैं, इनको चांस देंगे कि अगर ये आपके पास जाएंगे? किस तरह की चांस की बात करें? राजनीति में, राजनीति या किसी भी फील्ड में, जॉब हो या किसी भी आर्थिक मंदी, किसी में। अशोक जी, मैं इनका स्वागत करती हूँ। सिर्फ आप ही को नहीं, मैं यहाँ पर बैठे तमाम युवाओं से अपील करती हूँ जो देश भर में भी है। हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने आप सब आम युवाओं के लिए रास्ते आसान कर दिए हैं, दरवाजे खोल दिए हैं। हमारी सदस्यता अभियान चल रहा है, हमारे यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहे हैं। आप उससे जुड़ सकते हैं। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाइए, आप हमारी कांग्रेस की वेबसाइट पे जाइए, आप हमारे किसी भी कांग्रेस के ऑफिस में जाइए, आपको युवा कांग्रेस की सदस्यता अवेलेबल है। अलका जी, नहीं, जुड़ने की बात है, अवसर की बात है, वही अवसर उपलब्ध। सदस्यता तो मिलेगी, लेकिन मैं एक हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ था, अखबार ने सर्वेक्षण किया था, उसमें से करीब 50 से 55% जो युवा थे उन्होंने कहा कि राजनीति में वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि राजनीति में गंदगी है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो इसलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि टॉप पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते उनकी जो लाइफ का जो गोल्डन टाइम है वो निकल जाएगा। मैं इस पर लौटूंगा, एक ब्रेक का वक्त है क्योंकि एक बड़ा सवाल है, अवसर कैसे मिलेंगे, एक बड़ा सवाल है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप जेनेक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए GNR, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और उसके बाद आप हमें जो है SMS कर दीजिए 567673 पर। हम जल्दी से मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 AM, only on DD News. जेनेक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम रिपब्लिक ऑफ यूथ की बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऑडियंस हमारे साथ है, यंग, और हमारे साथ दिलीप चेरियन साहब हैं जो कि सोशल इकोनॉमिस्ट हैं, और अलका लांबा जी हमारे साथ जो है कांग्रेस की नेता है। अलका जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल उठा था मैं चाहूंगा उसका जवाब जरूर है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है अवसर कैसे मिलेगा, सदस्य बनने से सिर्फ अवसर नहीं मिलेगा। नहीं, आप देखिए, पहले तो आपको किस विचारधारा में आप विश्वास रखते हैं। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा है, बहुत से राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा है, अपनी नीति और कार्यक्रम है। ये आपको सोचना है कि आपकी सोच किसके साथ मिलती है, आपको उसको उसमें शामिल होना है। और मैं एक और बात सब युवाओं को कह दूं, ये तय कर लीजिए कि राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है कि आपने राजनीति आज ज्वाइन की, कल आप इस देश के मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपके पास वो सुख सुविधाएं सब होंगी। क्योंकि बहुत से युवा जो है, हमारे जो बहुत मंत्री हैं, उनकी लाल बत्ती को देखकर, उनके बंगले को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। मैं साफ कहना चाहती हूं, मुझे खुद हिंदुस्तान की राजनीति में, कांग्रेस में 16 साल पूरे हो गए। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना संघर्ष शुरू किया और आज 16 साल में मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी हूं। 16 साल का पेशेंस। लेकिन चुनाव की बात करेंगे
तो मुझे भी अवसर मिला दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के सामने लड़ने के लिए, लेकिन चुनौतियों का सामना किया। इसी तरह आपको पेशेंस रखना है, ये नहीं कि आज राजनीति में आइए कल आपको कुछ मिलना है। देश में अशोक जी क्लियर कर देनी चाहिए, देश की पार्लियामेंट में देश भर से चुनकर सिर्फ 545 लोग पहुंचेंगे और देश की आबादी युवाओं की 50 करोड़ है। 50 करोड़ में सिर्फ 545 पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकियों की कोई अहमियत नहीं है, बाकियों का कोई रोल नहीं है। आपका बहुत बड़ा रोल है। आप जहां पर भी होंगे, आप हिंदुस्तान में आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, लॉयर होंगे, आपको राजनीतिक, आपकी जागरूकता, आपका स्टैंड क्लियर रहने चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। जी मैं सवाल लेता हूं। जी आपने कहा कि चांस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूं कि अगर हम इलेक्ट होके पार्लियामेंट के अंदर जाते भी हैं तो जहां 545 में से 540 करप्ट है, वहां पे 4 आदमी अगर नॉन करप्ट भी हो गए तो वो क्या कर लेंगे? उनकी आवाज तो दबा दी जाएगी। यही मेरे दोस्त को यही तो करना है। हमें 4 को 450 में बदलना है और वो कब होगा? जब आप बाहर निकलकर आ जाएंगे। आप अभी यही सोचकर घर बैठे हुए हैं, आप यही बात सोचकर कि 4 क्या कर लेंगे घर बैठे हुए हैं। देश को गणतंत्र की बात करने दीजिए। आज 26 जनवरी में अगर भगत सिंह ने यही सोचा होता खाली मेरे, सुखदेव के, राजगुरु के 3 लोगों के फांसी चढ़ने से क्या होगा, तो शायद फांसी ना चढ़े होते और ये देश भी आजाद नहीं होता। उन्होंने ये नहीं सोचा। जी बहुत सही। मैं अगला सवाल लेता हूं। जैसा कि मैम ने बोला कि हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन की बात हम कर रहे हैं, तो जहां हम अगर इस चीज में उतरते भी है तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें रोकते हैं। ये जैसे घर में होता है कि बड़े कहते हैं कि हमें ज्यादा पता है, बच्चे को कुछ नहीं, उसी तरीके से इसमें भी यही होता है कि जो बड़े हैं वो ऑटोमेटिकली हमें, जो हम नई जनरेशन है, हमें रोकती है। पर इस जनरेशन का ये राजनीति में आना चाहो तो माँ बाप कहेंगे कहाँ जाना चाहते हो? आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। इस जनरेशन का ये एडवांटेज है कि हमारे जनरेशन में हम बड़ों के सुनते थे। अब मेरे घर में भी बच्चे हैं, मुझे पता है कि उनको ज्यादा जानकारी है क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत है, उनका कॉन्फिडेंस एक दूसरे लेवल पे है और उनकी सेफ्टी नेट जो है वो एक ऊपर की लेवल की सेफ्टी नेट है। तो इस वक्त आपको ये एक्सक्यूज मेरे ख्याल में थोड़ा सा वीक हो गया है। घर में भी आजकल बच्चों की ज्यादा सुनाई जाती है और आप सबको ये पता है। ये एक पिता का दर्द। मैं कहना चाहूंगी अगर जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाल ही में 44 विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी गई है, तो ऐसे में मैं युवाओं का भविष्य सुरक्षा हम कैसे सुरक्षित समझ सकते हैं? नहीं, ये 2 लाख की सुरक्षा के बारे में आप लेकिन एक शिक्षा को लेकर जरूर एक सवाल दिलीप साहब होता है कि लगता है कि हम शिक्षा को लेकर जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं शिक्षित होना चाहता हूं, या तो मेरी जेब में बहुत पैसा होना चाहिए, या मेरी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए पहुंच होनी चाहिए, या फिर मेरे नंबर 98% हो। अगर मैं 60% तक हूं तो मुझे शायद शिक्षा हासिल करने में बड़ी मुश्किल आएंगी। ये कैसा सिस्टम है? इस पे ये अहम बात यह है कि स्टेट के पास इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन सी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे ये लगता है इस वक्त जो है हम एजुकेशन और हेल्थ में स्टेट जो है वो कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी चीजों पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कई जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो आते हैं वो कहीं शॉर्टकट्स देखते हैं, कहीं स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन करते हैं। इस वक्त जो एफर्ट हो रहा है कि जो खराब यूनिवर्सिटीज हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके नए फ्रेश यूनिवर्सिटीज को स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे उनको आने दे, क्योंकि आगे जाके जो डिमांड होगा, जो यंगर जनरेशन का हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन का जो डिमांड होगा वो स्टेट कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अशोक जी, और इनकी एक और चिंता की बात करूंगी, उनकी मान्यता रद्द होगी, उनका क्या होगा वो भगवान जाने। लेकिन 2 लाख स्टूडेंट को मैं कह रही हूँ, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है, वो कहीं से भी आँच नहीं आने देंगे। उस पर मैं यकीन रखती हूँ। अभी हमने हाल ही में देखा कि हमारी हॉकी टीम जो थी वो हड़ताल पर चली गई थी और अभी फिलहाल ही अभिनव बिंद्रा जी ने भी बैकआउट कर लिया है। तो ये वो लोग जिन्होंने देश को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है, तो जब इन लोगों को अवसरों की कमी लग रही है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर मिलेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि इन दोनों को आगे जाकर एफर्ट करना पड़ेगा, पर इस वक्त चांस तो मिल गया है। इसलिए मिला है क्योंकि वो यंग थे, वो प्रोटेस्ट करने का हिम्मत लिया और उनके साथ लोग, मीडिया और जनरल पब्लिक के जो इमोशन थे वो उनके साथ थे। इसीलिए उनको ये
हम्प जो है वो क्रॉस कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल, दर्शक बहुत जी, बड़ी सवाल है। आम जनता कहती है हमें कोई सुनता नहीं, पूछता नहीं, हमारी कोई अहमियत नहीं है। इन लोगों को, दोनों युवाओं को अगर मौका मिला है वो इसलिए कि आम जनता चाहती थी कि उन्हें मौका मिले। बिल्कुल, एक और बड़ी आम बात है कि जनता आज तक साइलेंटली हॉकी- पीछे थे। आज तक हॉकी खिलाड़ी या किसी भी खेल संघ के खिलाड़ियों ने आवाज नहीं उठाई, पहली बार हो शायद ये आप सही कह रहे हैं कि युवा है शायद इसलिए आवाज उठाई। जी मैडम ने भी एक शपथ ली है कि मैं ईमानदारी करूंगी। ये बताइए, जब संवैधानिक पद ग्रहण करते समय सांसद भी वो लेते हैं कि मैं